हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स ऑफ राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन अपीयर्ड इन द रेशियो 9:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हमें F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो मिला था 9:3:3:1 था। सच रेशियो was observed for the several pairs of characters that Mendel studied। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए ये रेशियो हमें मिले थे, उस समय उनको मिले थे। द रेशियो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड as the combination series of the 3 yellow, 1 green and 3 round, 1 wrinkled। This derivation can be written as, मतलब उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन इक्वल टू 9 राउंड येलो, 3 रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके से हमको मिला था उस समय। Based upon such observation on the dihybrid crosses between plant of offering of the two traits। जब दो ट्रेट का स्टडी करते हैं ना क्रॉस करवा के, तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल प्रपोज द सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट विल कॉल द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो तुमको हम बार बार बता चुके हैं कि सबसे पहला जो हमारा मेंडल्स का लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक्सप्लेन होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस से ये एक्सप्लेन होता है। द लॉ स्टेट्स दैट्स, अब देखो ये लॉ है क्या, एक्चुअली हमें ये लॉ क्या बताता है, तो तुझे ये याद रखना होगा। ठीक है, बस ये लाइन याद कर लो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब बस ये दो लाइन का मीनिंग है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा। दिस लॉ स्टेट्स दैट्स व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर इन कंबाइंड in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। मतलब जब भी दो कैरेक्टर का क्रॉसिंग होता है तो उस समय एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। मतलब उसको दूसरे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, सारा कैरेक्टर अपने आप खुद में इंडिपेंडेंट तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, मतलब दो ट्रेट कंबाइन होके हाइब्रिड बनाता है, उस समय सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब जब वो सेपरेट होते हैं तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बस यही है। अब यहाँ पर पनेट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग और इस तरह का कम्बिनेशन देखते हैं, और हमें फिर जो भी क्या था गेमिट्स बनाते हैं। फिर अलग अलग टाइप के गेमिट्स हमको मिलते हैं 50% अलग अलग, जैसे कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो 50% ये हो जाएगा, 50% ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 16 बॉक्स मिले थे हमें पनेट स्क्वायर में, याद रखना। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे करके पनेट स्क्वायर में किस तरीके से हमारा आया हुआ था। ठीक है, 9:3:1 कैसे आया था वो सब हम देख चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो देखो। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1885, बट द सेवरल रीजन्स इट रिमाइंड्स अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। देखो 1865 में उन्होंने तो डिस्कवर कर दिया, लेकिन अगले 35 ईयर तक इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा है 1900 तक। फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन जो था वो ईजी नहीं था इन दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश। इसीलिए कम्युनिकेशन ईजी नहीं होने की वजह से उसका विस्तृत रूप में पब्लिश नहीं हो पाया था, मतलब ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरी बात, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर्स इन मेंडल वर्ड्स, मतलब जीन का जो कंसेप्ट था, जीन को एक्चुअली उस समय फैक्टर के नाम से जाना जाता था, मेंडल ने फैक्टर यूज किया था वर्ड, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड द पेयर ऑफ अलील्स which do not blend with each other was not accepted by the contemporaries as an explanation for the apparently
कंटिन्यूस वेरिएशन इन द नेचर। देखो सुनो, इसका मतलब ये है कि उस समय इन्होंने जो भी निकाला था, जो भी रेशियो निकाला था, एक्सप्रेशन था, ट्रेड को कैरेक्टर करने कंट्रोल करने वाला जीन होता है, वो सभी चीज़ ना सारे प्लांट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। इन्होंने तो बस पी प्लांट पे स्टडी किया ना, सारे पे वैलिड नहीं हो रहा था। दूसरा रीज़न ये था। तीसरा बात, थर्डली, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग द मैथमेटिक्स। देखो मेंडल ने जो अप्रोच यूज किया था वो मैथमेटिकल था, ठीक है, जिसकी वजह से सारे साइंटिस्ट को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैथमेटिक्स का यूज़ किया इन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि बिल्कुल नया था उस समय एंड एक्सेप्टेबल नहीं था बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के लिए उस समय, ठीक है। फाइनली द मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट द फैक्टर्स जीन वेयर डिस्क्रीट यूनिट्स। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर और से व्हाट दे आर मेड ऑफ। मतलब उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं बताया जीन के एग्जिस्टेंस का, ठीक है, वो किस चीज़ से बना है उस समय वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1900 में तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन शेरमार्क। ये अपना अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगहों पे किया और मतलब वो भी वही चीज़ डिस्कवर किए जो कि मेंडल ऑलरेडी कर चुके थे। तो बात तब पता चला जब इन्होंने जाकर उस चीज़ को पब्लिश करने की कोशिश की। ऑल्सो बाई दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोपी दैट वेयर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वेयर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व द सेल डिवीजन। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट appear to be the double and divide just before each of the cell division। मतलब ये बोल रहा है कि सेल के डिवाइड होने से जस्ट पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो भाग में, ठीक है। दीज वेयर कॉल्ड द क्रोमोसोम। मतलब न्यूक्लियस के जो डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस में मेनली एक्चुअली क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। कलर्ड बॉडी दे वेयर विजुअलाइज्ड एज स्टेनिंग। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो है ना 1900 के बाद हुआ है, क्लियर। ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट किए, बाद में फिर जाके इन्होंने क्रोमोसोम सबको देखा, फिर उसके मूवमेंट को देखा कैसे डिवाइड करता है उसको देखा। कलर्ड बॉडी जो भी दिख रहा था उस समय वो क्रोमोसोम था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है वाल्टर सटन, ये इम्पोर्टेंट नेम है, ठीक है, और थियोडोर बोवेरी। सटन और बोवेरी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेम हैं। Boveri noted that the behavior of the chromosome was parallel to the behavior of genes used for the chromosomal movement। देखो ये नीट का ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। सटन और बोवेरी ने इस चीज़ को नोटिस किया था कि क्रोमोसोम मतलब बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। मतलब क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल होता है, ठीक है। आगे देखना, टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस। याद करो क्लास 11th में तुमने स्टडी किया हुआ है माइटोसिस के बारे में, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को, एंड ड्यूरिंग द मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन्स आकर इन पेयर। जो भी क्रोमोसोम होते हैं और जो भी जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। The two alleles of a gene pair are located on the homologous site of the homologous chromosome। देखो ये जो बता रहा है ना अभी, वो क्या बता रहा है उसको समझो। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके जस्ट पास में जो क्रोमोसोम होंगे ना वो उसका, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीन है और यहाँ पर एक जीन है, तो ये जो है ना होमोलोगस साइट कहलाएगा, ठीक है। ये जो जीन है वो होमोलोगस साइट कहलाएगा, मतलब पोजीशन को होमोलोगस साइट कहेंगे, ठीक है। तो ये ए है एलील, तो यहाँ पर ए होगा, ध्यान रखना। होमोलोगस साइट मतलब इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा एलील रहेगा इसका, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो इन्होंने मियोसिस के बारे में बताया। मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन द जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। देखो
यहाँ पर एक सेल है और एक सेल से मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं, ठीक है। ये जर्म सेल बन रहा है, जर्म सेल मतलब गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो देखो यहाँ पर एक टेबल है, उसको हम लोग समझते हैं। अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, मतलब क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर कैसा है, कंपेयर करते हैं। अकर्स इन पेयर, मतलब जीन जो होते हैं वो भी पेयर में होते हैं और क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। तो इसको मान लेते ये क्रोमोसोम का है और ये जीन का है, तो ये भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम और जीन। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गेमिट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गेमिट। देखो क्रोमोसोम जो होता है ना सेपरेट हो जाता है गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पे, और पेयर का एक ही, मतलब पेयर 2 होते हैं ना, उसमें से एक ही आएगा गेमिट्स के अंदर। लेकिन जीन में क्या है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गेमिट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गेमिट, मतलब इसमें भी एक ही आता है पेयर का गेमिट्स में। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम एंड विच वन रिप्रेजेंट्स द जीन। अब तुम हमें बताओ कि कौन सा जो है वो जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर पेयर, इंडिपेंडेंट पेयर्स segregate independently from each other। देखो ड्यूरिंग द एनाफेज म्यूसिस फर्स्ट द 2 क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली। देखो एनाफेज के समय क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट में जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे आते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं और इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ईच ऑफ द अदर। To understand this, the compare of the chromosomes of the 4 different colors in the left and right columns। तुम्हें ये चित्र में देखना होगा, नीचे दिया हुआ इसका, ठीक है। In the left column possibility 1 and orange in the green segregate together। देखो सुनो, क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे आ चुके हैं, इसमें भी। अब क्या होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। अब क्या होगा, फिर से एनाफेज 2 होगा और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। दोनों में सेम ही कहानी है। पहले तो ये डिवाइड होगा, इधर आया पीला वाला, ग्रीन वाला, फिर इसका एक पार्ट ये बन जाएगा, एक पार्ट ये बन जाएगा, बस सिंपल सा चीज़ है। चलो आगे देखो, तो सटन और बोवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग and the separation of the pair of chromosomes would lead to the segregation of the pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principles is called the chromosomal theory of inheritance। देखो सटन और बोवेरी जो थे उन्होंने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है, जो हाइपोथेसिस है या जो मतलब दिया था। Who proposed the chromosomal theory of inheritance? The answer is the Sutton and Boveri, ठीक है। अब सुनो, the following synthesis of the ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan। तुमको 2 चीज़ ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया और आइडिया किसने दिया। तो आइडिया दिया सटन एंड बोवेरी ने और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया उनको थॉमस हंट मॉर्गन ने, ये तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड हिज कलीग्स लेड टू द डिस्कवरिंग ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई। अब देखो मॉर्गन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए छोटा सा फ्रूट फ्लाई, टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये चित्र में जो दिख रहा है ना वो ये है। इसको देख करके तुम एक चीज़ बताओगे कि जो बिग साइज़ का होता है ना वो फीमेल होती है और जो स्मॉल साइज़ का होता है वो मेल होता है, ठीक है, ये याद रखना। विच वेर फाउंड वेरी सुटेबली फॉर द सच स्टडीज, दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स। मतलब इसका 14 डेज के आसपास का लाइफ साइकिल होता है, 2 वीक, ठीक है। उसको उन्होंने लेबोरेटरी में बहुत सारे को डेवलप किया।
एंड द सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी ऑफ द फ्लाइज। मतलब उसको जो चूज किया था उन्होंने ना, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न था। उनमें था कि उसको आसानी से वो कल्चर मतलब लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवा सकता था न्यूट्रिशन दे के। फिर दूसरा नंबर है कि मतलब एक बार मैटिंग करता है तो बहुत सारे प्रोजनी फ्लाई को प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो देयर वाज द क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस। मतलब इसमें जो सेक्सेस का डिफरेंस होता है वो वेरी क्लियर होता है, क्योंकि मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश हो जाता है आसानी से। छोटे साइज़ का मेल होता है, बड़े साइज़ का फीमेल होता है। ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ द हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ अ लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें और भी बहुत सारा हेरिडिटरी वेरिएशन होते हैं जो कि आसानी से कम पावर वाले भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। देखो लिंकेज और रिकम्बिनेशन क्या है उसको समझो। यहाँ पर तुम्हें अच्छे से पहले काम करो, वीडियो को पॉज करो, जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लो, उसके बाद बहुत अच्छे से तुमको ये समझ में आ जाएगा लिंकेज क्या है, रिकम्बिनेशन क्या है। तो देखो थॉमस हंट मॉर्गन ने सॉर्टन और बोवेरी पे जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी को ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। ठीक है, तो मॉर्गन कैरीड आउट द सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस ऑन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टू स्टडी द जीन्स व्हाट वेयर द सेक्स लिंक्ड। तो मॉर्गन ने बहुत सारा डाइहाइब्रिड क्रॉस किया ड्रोसोफिला पे जीन्स को स्टडी करने के लिए कि वेयर सेक्स लिंक्ड। द क्रॉसेज वेयर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरीड बाय द मेंडल इन पीस। ये क्रॉस बिल्कुल सिमिलर था जिसको मेंडल ने किया था, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से बिल्कुल सिमिलर था। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिड येलो बॉडीज वाइट आइड फीमेल्स। देखो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसको याद कर लेना। येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल, और ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। मतलब मेल का ब्राउन बॉडी था और रेड आई था। ठीक है, और फीमेल का येलो बॉडी था और वाइट आई था। इसको लिख लो कॉपी में अलग से और रट लो कि जो मॉर्गन ने स्टडी किया सेक्स लिंक का पता करने के लिए, तो जो ड्रोसोफिला लिया गया था उसका बॉडी कैसा था, आई कैसा था। तो येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल था और ब्राउन बॉडी रेड आई मेल था। आगे देखो, एंड द इंटरक्रॉस्ड विद देयर F1 प्रोजनी एंड ही ऑब्जर्व दैट। मतलब सिंपल वैसा क्रॉसिंग करवाया जैसा मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था प्लांट पे। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली of each other and the F2 ratio derived very significantly from the इतना ratio expected when the two genes are independent। जब दो जीन इंडिपेंडेंट होते हैं ना, ठीक है, तो ये इस रेशियो से बिल्कुल अलग हो गया। मतलब उसको 9:3 रेशियो से बहुत डेविएटेड मिला। ठीक है, रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया, अलग ही रेशियो मिला उसको मॉर्गन को। Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome section 4.4। मतलब उन्होंने बताया, और मॉर्गन और उसका जो ग्रुप था ना उन्होंने ये चीज़ को पता किया कि जीन्स जो होते हैं वो X क्रोमोसोम पे होते हैं। एंड सो क्विकली देन व्हेन द टू जीन्स इन अ हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेज वेयर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब जब एक क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम पे दो जीन होते हैं ना पास पास में, ठीक है, so quickly that the proportion of the parental gene combination were much higher than the non parental। तो उस समय जो पेरेंटल जीन का जो कम्बिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल से। ठीक है, टाइप से। मॉर्गन एट्रीब्यूट हिज दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड क्वाइन द टर्म लिंकेज। ठीक है, ये जो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन होता है मतलब काफ़ी पास पास होता है ना, उसको उन्होंने एक टर्म दिया लिंकेज to describe this physical association of the gene on the chromosome and the term the recombination। फिर उसको उन्होंने एक टर्म दिया रिकम्बिनेशन। ठीक है, रिकम्बिनेशन बताते हैं क्या होता है। टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन द जीन्स वेयर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वेयर वेरी टाइटली लिंक्ड और वेरी लो रिकम्बिनेशन। देखो जहाँ पर जितना ज़्यादा लिंक्ड जीन होगा ना रिकम्बिनेशन उतना ही कम होगा,
और जितना डिस्टेंस रहेगा जीन के बीच में रिकम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि जो रिकम्बिनेशन होता है मतलब लिंकेज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकम्बिनेशन का। जहाँ रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा वहाँ लिंकेज कम होगा, लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकम्बिनेशन कम होगा। ठीक है। वाइल द अदर्स वेयर लूजली लिंक्ड शोज द हाइयर रिकम्बिनेशन। जो लूजली होते हैं ना लिंक्ड वो हाइयर रिकम्बिनेशन को शो करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वेयर ऑफ द येलो वेयर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोज दैट ओनली 1.3% ऑफ द रिकम्बिनेशन। जो येलो कलर का जीन था ना उसको वो बस 1.3% रिकम्बिनेशन को शो किया था। वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग जो था ना वो 37.2। याद रखना इसको। येलो और वाइट कलर का जो भी जीन था वो 1.3% रिकम्बिनेशन को शो किया था और जबकि वाइट और मिनिएचर विंग था वो 37.2% को रिकम्बिनेशन शो किया था। हिज स्टूडेंट ऑल्फ्रेड स्टर्डमैन, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। जिन्होंने जीन मैपिंग के बारे में बताया था। स्टर्डमैन यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन between the pairs on the same same chromosome as they measured of the distance between the two genes and map। देखो अल्फ्रेड स्टर्टवेंट जो साइंटिस्ट है ना वो उसका स्टूडेंट है। किसका? मॉर्गन का। और उन्होंने ना वो जीन के बीच का डिस्टेंस के बारे में बताया। जैसे कि मान लो एक ये जीन है तो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। कौन जीन कहाँ पर है? ठीक है। ए है, बी है, सी, डी, ई है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? जीन मैपिंग ऑब्जेक्ट उसका लोकेशन क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया था। किसने? अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने। टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सिक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम एज डन इन केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। मतलब जीन मैपिंग का आज बहुत इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है। ह्यूमन के जीन को स्टडी करने में कि कौन सा कैरेक्टर का जीन कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। ठीक है। तो ये परसेंटेज सब थोड़ा देख लेना। ठीक है। ये सब याद कर लेना। बस ये पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप का कितना परसेंटेज है एक्चुअली। ठीक है। F1 जनरेशन में ये मिलता है, F2 जनरेशन में ये मिलता है। चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है, बस हो गया ये इतना ही है। अब देखो इसको क्या लिखा है इन्होंने। लिंकेज रिजल्ट्स ऑफ द टू हाइब्रिड। लिंकेज का मतलब समझो। देखो जैसे कि यहाँ पर एक जीन है मतलब क्रोमोसोम है। यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, काफ़ी पास पास है। और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है मतलब कोई अलग से क्रोमोसोम है। इसमें ना यहाँ पर है एक, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है। तो देखो जितना क्लोज रहेगा ना उतना लिंक्ड जीन होगा तो उसका रिकम्बिनेशन मतलब कि रिकम्बिनेशन उतना ही कम होगा। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है कि वो अपने आप में चेंजेस करेगा। ठीक है। दूसरे जीन के साथ मिक्सअप हो जाएगा, वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पर रिकम्बिनेशन बहुत कम होगा इस केस में। ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा लिंक्ड है। लिंक्ड मतलब कि काफ़ी पास पास है, डिस्टेंस दो जीन के बीच में काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर देखो लिंकेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो लिंकेज काफ़ी कम, ऐसा समझो डिस्टेंस काफ़ी कम है, ज़्यादा है। डिस्टेंस फिर से सुनो, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इसका मतलब लिंकेज क्या है? कम है, कम लिंक है, कम लिंक्ड है। कम लिंक्ड मतलब कम पास पास है। ठीक है। मतलब कम पास पास का मतलब क्या है? दूर है वो। ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका काफ़ी अच्छे से रिकम्बिनेशन होगा, ये बहुत अच्छे से रिकम्बाइन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा है, ज़्यादा लिंक्ड मतलब पास पास है। लिंकेज यहाँ पर कम है मतलब दूर दूर है। तो इसका रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा, इसका रिकम्बिनेशन कम होगा। ठीक है। बात बाकी इससे अगला वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।